हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल फॉर माई क्लासेस दक्षिया क्लासेस। मैं आप आज की इस वीडियो में मैं पेपर थर्ड की सेकेंड यूनिट को कवर करूंगी। इससे पहले फर्स्ट यूनिट में पेपर थर्ड की आपको दे चुके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाएंगे। इसमें सेकेंड यूनिट में शैक्षिक प्रशासन है और ये जो यूनिट है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यूनिट है। आप पेपर्स में देखेंगे कि मोस्टली क्वेश्चन इस यूनिट से आपको मिलेंगे। और ये जो यूनिट है ये थोड़ी डिफ़िकल्ट भी है, जल्दी से समझ में नहीं आती। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे, जो एक्सप्लेन करने की जहाँ ज़रूरत होगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरी देखिएगा वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो शैक्षिक प्रशासन को 4 भागों में बांटा जा सकता है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है 1900 से 1935 प्राचीन युग। इस भाग को प्राचीन युग बोला गया। शैक्षिक प्रशासन का जो युग है प्राचीन युग बोला गया। और ये शैक्षिक प्रशासन है, ये कोई बहुत ज़्यादा पुराना प्रशासन नहीं है, बल्कि आधुनिक कॉन्सेप्ट है। और आधुनिक कॉन्सेप्ट को 4 भागों में बांटा गया है। तो 1935 में प्राचीन युग कहा गया है। और फिर 1935 से 1950 को का जो समय था उसको संचरण काल मानवीय संबंध आंदोलन बोला गया है। अब इनमें से आप देख रहे होंगे कि ये संचरण काल के आगे लिखा हुआ है किम्बराओ लिखा हुआ है। ये शिक्षा शास्त्रीय प्रशासन का इन्होंने सिद्धांत दिया। इन्होंने माना है कि 1935 से 1950 का जो समय था किम्बराओ ने संचरण काल माना है। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है 1935 से 1950 का काल को किस काल से जानते हैं? तो संचरण काल से जानते हैं। और अब दूसरा पूछा जा सकता है, किसने 1935 से 1950 ईस्वी के काल को संचरण काल बोला है? तो किसने बोला है? किम्बराओ ने बोला है। और इसके साथ ही इस समय को मानवीय संबंध आंदोलन बोला है। ये किसने बोला है? ये ओवेंस ने बोला है, ओवेंस मोदे ने बोला है। इसके बाद है 1950 से 1975 का काल कौन सा है? संस्थागत युग। समान तंत्र या सामाजिक तंत्र के नाम से जाना गया। और इसको किसने बोला है? ऑब्स ने बोला है। 1950 से 1975 तक का जो समय है उसको ऑब्स ने संस्थागत युग बोला है। समान तंत्र बोला, सामाजिक तंत्र बोला गया, आदि नामों से इसको जाना गया। नेक्स्ट है 1975 से लेकर अब तक का जो काल है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो इस प्रकार से शैक्षिक प्रशासन को 4 भागों में बांटा गया। तो यहाँ से आके 5 क्वेश्चन तो बन रहे हैं सीधे सीधे। चौथा, तो इसमें देखिए 4 भागों में बांटा के डिवाइड किया, अलग अलग नाम है, किस काल को किसने बोला है। तो ये काफ़ी क्वेश्चन इससे निकल के आ रहे हैं आपके। कम से कम 8 क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल के आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, टेलरवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था टेलरवाद का प्रतिपादन? फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने किया था। इन्होंने प्रशासन संबंधी एक सिद्धांत दिया है, उसी को टेलरवाद बोला गया है। तो एक इसको वैज्ञानिक प्रबंधन का भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, टेलरवाद को अन्य किस नाम से जानते हैं? वैज्ञानिक प्रबंधन के नाम से भी जानते हैं इनको। अभी हमने जस्ट बोला वैज्ञानिक प्रबंधन के नाम से भी टेलरवाद को जानते हैं। टेलरवाद कितने नियमों पर आधारित है? 6 नियमों पर आधारित है। तो टेलरवाद कितने नियमों पर आधारित है? 6 नियमों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैक्षिक प्रशासन वस्तु के साथ साथ मानवीय साधनों की व्यवस्था से संबंधित है, अर्थात ये व्यक्तियों द्वारा मिलजुल कर अच्छा कार्य करने से संबंधित। तो ये कथन किसका है? एस.एन. मुखर्जी का। तो ये कथन किसने बोला? एस.एन. मुखर्जी ने। ये जो परिभाषा है, जो कथन है, ये एस.एन. मुखर्जी का कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैक्षिक प्रशासन में अनेक को एक में बांधने की क्षमता होती है। शैक्षिक प्रशासन परस्पर विरोधी तथा सामाजिक शक्तियों का एक संगठन में इस प्रकार समायोजित करता है कि वे सभी मिलकर एक इकाई के समान कार्य करते हैं। ये कथन किसका है? ब्रुक एडम्स का।
तो ये कथन किसका है? काफ़ी बड़ी डेफिनेशन है, ये दिए ब्रुक एडम्स ने कथन है। ये सारी डेफिनेशन महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद करना होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रक्रिया के रूप में प्रशासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो किसने किया है? हेनरी फोल ने। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है हेनरी फोल ने। नेक्स्ट है, फ्योल कौन थे? फ्योल कौन थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। फ्योल एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैंड रिटन नोट बनाया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 किसकी पुस्तक है? तो किसकी पुस्तक है? हेनरी फ्योल की। ये फ्योल भी आपके कोर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ में टेलर भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, फ्योल ने प्रशासन को कितने नियमों की खोज की है? तो 14 नियमों की खोज की है। साथ में इसको आपको दूसरे रूप में ये क्वेश्चन है, फ्योल ने प्रशासन के कितने अन्य अंग बताए हैं, कितने तत्व बताए हैं? तो ये सब में क्या होगा आपका? 14। फ्योल के विश्लेषण को कितने अपनाया? फ्योल ने जो 14 नियमों की खोज की, जो पूरा विश्लेषण किया, उसको अपनाया गुलिक ने। अगला क्वेश्चन है, गुलिक ने प्रबंधन के कार्य को किन अक्षरों द्वारा परिभाषित किया? गुलिक ने प्रबंधन के कार्य को किन अक्षरों द्वारा परिभाषित किया? फ्योल ने 14 नियमों की खोज की थी, उनके विश्लेषण को गुलिक ने अपनाया था और उन्हीं को उन्होंने अक्षरों के रूप में परिभाषित किया, जिसको बोलते हैं पोस्ट कॉर्ब, POSDCORB। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, पोस्ट कॉर्ब किसने दिया? तो ये किसने दिया? गुलिक महोदय ने दिया है। ये ऐसे पूछ लेते हैं कि पोस्ट कॉर्ब में P का मतलब क्या है? तो P का मतलब क्या है? प्लानिंग, नियोजन। O का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस। S का मतलब क्या है? स्टाफिंग। D का मतलब है डायरेक्टिंग। O का मतलब है कोऑर्डिनेशन, R का मतलब रिपोर्टिंग और B का मतलब है बजट। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्लानिंग, नियोजन, ऑर्गेनाइजेशन को संगठन, स्टाफ नियुक्त करना, डायरेक्टिंग का निर्देश, कोऑर्डिनेशन का मतलब समन्वय, रिपोर्टिंग का मतलब प्रतिवेदन तैयार करना, बजटिंग का मतलब है वित्त व्यवस्था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर आप याद करिएगा। तो इस प्रकार से पोस्ट कॉर्ब आपके कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं आपके, और ये अलग अलग इंडिकेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्योल ने प्रशासन के कितने तत्व बताए हैं? 5 तत्व बताए हैं। कौन कौन से 5 तत्व हैं? नियोजन, व्यवस्थापन, समादेश, समन्वय, नियंत्रण। नेक्स्ट है आपका, फ्योल ने प्रशासन के कितने तत्व बताए हैं? 5। तो कौन कौन से? नियोजन, व्यवस्थापन, समादेश, समन्वय और नियंत्रण। तो फ्योल ने प्रशासन के कितने तत्व बताए हैं? 5। प्रशासन के तत्व बताए हैं 5, नियोजन, व्यवस्थापन, समादेश, समन्वय, नियंत्रण। तो ये आप याद कर लीजिएगा, तो आप इजली कर लोगे। नेक्स्ट है, किसने पोस्ट कॉर्ब को नौकरशाही की प्रशासनिक संस्था का एक रूप माना है? किसने माना है? मैक्स वेबर ने। पोस्ट कॉर्ब को क्या माना है? नौकरशाही की प्रशासनिक संस्था, मैक्स वेबर ने, जो कि एक समाजशास्त्री है। मैक्स वेबर कौन है? जो कि एक समाजशास्त्री है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड के अनुसार आदर्श नौकरशाही की कितनी विशेषताएं तत्व हैं? कितने हैं? 4। ब्लड ने आदर्श नौकरशाही की 4 विशेषताएं बताई हैं। पहला है सत्ता का क्रम, दूसरा व्यक्तिगता, तीसरा नियमों की व्यवस्था, चौथा है विशिष्टीकरण। अगला क्वेश्चन है, फॉलेट ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसका किया था? फॉलेट महोदय ने समिश्रता का सिद्धांत दिया था। 1935 से 50 का जो काल था, उसके बीच ये सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है आपका, उस समय जो भी क्रियाकलाप, उन सबको समझते का सिद्धांत उन्होंने नाम दिया। अगला क्वेश्चन है, फॉलेट के विचारों का मुख्य केंद्र क्या था?
मानव संबंधों का अनुरक्षण, यह इनके विचारों का मुख्य केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता? मास्लो द्वारा। तो ये आपके अब्राहम मैस्लो द्वारा सिद्धांत बताया। जो भी हमारे साथ आवश्यकता होती है वो क्रम से आती है। सबसे पहले क्या होता है? शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, पानी, हवा। जब इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो उसके बाद ऊपर की आवश्यकताएं चलती हैं। तो ये पूरा एक क्रम होता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन कितने प्रकार का होता है? तो शैक्षिक प्रशासन 2 प्रकार का होता है, प्रगति के आधार पर, स्वसत्ता के आधार पर। अब क्वेश्चन से प्रगति के आधार पर प्रशासन कितने प्रकार का होता है? तो वो प्रगति के आधार पर प्रशासन 2 प्रकार का होता है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य प्रशासन और आर्थिक प्रशासन। आर्थिक प्रशासन के अंतर वे प्रशासन आता है जो विद्यालय के अंदर, जैसे कि प्रबंधन से लेकर चतुर्थ स्तर पर जो मिलकर पूरा कार्य संभालते हैं, आंतरिक प्रशासन होता है। और बाह्य प्रशासन क्या होता है? जो राज्य की, केंद्र की संस्थाएं हैं वो विद्यालय पर जो थोड़ा कंट्रोल करती हैं, वो बाह्य प्रशासन कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, सत्ता के आधार पर प्रशासन कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, तानाशाही, लोकतांत्रिक। आपको तानाशाही का भी अर्थ पता है और लोकतांत्रिक का भी अर्थ पता है क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक से ये केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर शिक्षा का प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन है। केंद्र में शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में कब परिवर्तित किया गया? तो कब परिवर्तित किया? स्वतंत्रता के बाद। अगला ये क्वेश्चंस आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ज़रूर इसको रीड करेगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को कब जोड़ा गया है? तो कब जोड़ा गया है? 1957 ईस्वी में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय को 2 भागों में कब विभक्त किया गया है? तो कब विभक्त किया गया? 1958 ईस्वी में। शिक्षा मंत्रालय पहला शिक्षा मंत्रालय, दूसरा वैज्ञानिक अनुसंधान एवं संस्कृत मामलों का मंत्रालय। इन 2 भागों में 1958 ईस्वी में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, पुनः इन मंत्रालय को 2 भागों में कब विभक्त कर दिया गया है? तो 1963 ईस्वी में। पहले शिक्षा मंत्रालय थे, उनको 2 भाग बता है। अब जो 2 भाग थे उनको भी 2 भाग कर दिया गया। शिक्षा मंत्रालय को डिवाइड करके 2 भाग कर दिया, वैज्ञानिक अनुसंधान को डिवाइड करके 2 भाग कर दिया गया। तो ये कब किया है? 1963 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय को पुनः गठित कब किया गया? 1964 से 65 ईस्वी में। पहले डिवाइड फिर एक साथ करना, फिर डिवाइड फिर एक साथ करना। तो पहले डिवाइड करते चल गए, फिर क्या किया? 1964 और 65 में शिक्षा मंत्रालय को फिर से पुनः गठित कर दिया गया। जितने भाग भी डिवाइड किया उन सबको एक में मिला लिया। नेक्स्ट वन है, शिक्षा मंत्रालय कितने ब्यूरो तथा डिवीजनों की व्यवस्था की गई? तो कितने की है? 5 ब्यूरो तथा 4 डिवीजनों में की गई है। नेक्स्ट है, 5 ब्यूरो कौन से हैं? तो 5 ब्यूरो कौन कौन से हैं? विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, छात्रवृत्तियाँ, नियोजन एवं एंसिलरी शैक्षिक सेवाएं, भाषाएं, साहित्य एवं ललित कलाएं। तो ये 5 ब्यूरो थे। नेक्स्ट है, 4 डिवीज़न कौन से हैं? जो 4 डिवीज़न कौन से हैं? शिक्षा मंत्रालय के 4 डिवीज़न, शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन, बाह्य संबंध, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रशासन। तो ये 4 डिवीज़न थे। आप लोग को अगर इसकी PDF चाहिए होगा तो हम इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट है, मंत्रालय के ढांचे में पुनः परिवर्तित करके 2 ब्यूरो कब जोड़े गए? 1967। पहले 5 ब्यूरो थे, फिर 2 जोड़ दिए गए, तो कितने होगा? 7। 1967 से 68 के बीच में। अगला प्रश्न है, ब्यूरो के प्रशासनिक ढांचे में कौन कौन होता है? तो कौन कौन होता है? संयुक्त सचिव। तो इनके आप नाम याद कर लीजिएगा, तो इनमें कोई भी ऑप्शन में आपको मिल सकते हैं। संयुक्त सचिव, डिप्टी शिक्षा सलाहकार, उप सचिव, सहायक शिक्षा सलाहकार, सीनियर विज्ञान
अधिकारी, शिक्षा अधिकारी, सेक्शन अधिकारी। तो ये होते हैं ब्यूरो के प्रशासनिक ढांचे में सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय के नाम को परिवर्तित कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब किया गया? तो 26 सितंबर 1985 को किया गया था। 26 सितंबर 1985 को पहले शिक्षा मंत्रालय को बदला गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया तथा इसका जो मंत्री होता था वो कैबिनेट मंत्री, उसको मानव संसाधन मंत्री बोला गया। और अभी इसी बार जो संसद के चुनाव हुए थे उसके बाद ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का फिर से बदल दिया गया और उसका नाम कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय और उसके मंत्री को बोला गया शिक्षा मंत्री। तो ये कब किया गया था? 26 सितंबर 1985 को। अब फिर से नया क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम में कब परिवर्तित किया गया। तो इसकी डेट तो 26 सितंबर 1985 को। नेक्स्ट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कितने विभाग बनाए गए? शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, कला विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड केयर। तो ये आप ऊपर वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कब बनाया गया, जो अब परिवर्तित हुई डेट है तो वो एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कितने विभाग बनाए गए? शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, कला विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड केयर। अगला क्वेश्चन, शिक्षा सचिवालय का नेतृत्व कौन करता है? तो कौन करता है? शिक्षा सचिव करता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृत संसाधन कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है? ये दिल्ली में संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद स्थित है, तो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? तो ये भी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में, ये भी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन व्यक्तियों के साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है। वास्तव में इसका संबंध मानवीय जीवों से अपेक्षाकृत अधिक और मानवीय वस्तुओं से कम है। ये कथन किसका है? S.N. मुखर्जी का। ये कथन किसका है? S.N. मुखर्जी का। अगला प्रश्न, संपूर्ण राज्य की शिक्षा के प्रशासन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो कौन उत्तरदायी होता है? शिक्षा निदेशक। अगला प्रश्न है, किस वर्षीय शिक्षा नीति ने जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का सुझाव दिया था? तो किस वर्ष की शिक्षा नीति दिया था? 1986 की जो शिक्षा नीति आई थी उसमें जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट है, जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान का उद्देश्य किस स्तर पर शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना है? तो किस स्तर पर गुणात्मक सुधार लाना? जिला स्तर पर। अगला प्रश्न है, अधिकृत नगर पालिकाएँ प्राथमिक शिक्षा पर कितने राज्य की वार्षिक राशि से कम व्यय नहीं करती? तो 1 लाख से कम व्यय नहीं करती। 1 लाख से कम तो वो व्यय कर ही नहीं सकती थी, उससे ज़्यादा भले कर दें। अगला प्रश्न, अनाधिकृत नगर पालिकाओं प्राथमिक शिक्षा पर कितनी धनराशि व्यय करती है? तो 1 लाख से कम। जो नगर पालिकाएँ कितनी कर सकती हैं? जो अनाधिकृत होती है वे 1 लाख से कम कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, किसके सुझाव पर प्रत्येक जिले में जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई? तो किसके सुझाव पर की? राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 थी 86 थी उसके सुझाव पे। अगला प्रश्न, 10+2+3 की शिक्षा संरचना की सिफारिश कब लागू की? तो ये सिफारिश नई शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न, 10+2+3 की सिफारिश किसने की थी? कोठारी आयोग ने की थी। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश पर हुई थी तथा 1956 ईस्वी में इसको एक संवैधानिक संहिता का रूप दिया गया था। निःशुल्क एवं नियत शिक्षा का दायित्व किस
किस आयु वर्ग के बालकों के संबंध में था? तो 6 से 14 वर्ष की आयु तक के जो बालक थे उसको निःशुल्क एवं निश्चित शिक्षा का प्रावधान किया गया। 21A के अंतर्गत जो अनुच्छेद है इसमें बताया गया है 6 से 14 वर्ष के जो बालक है उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राप्त करने का उनका मौलिक अधिकार है। और 51 काल में मौलिक कर्तव्य बताया गया। तो 21A जो संविधान का अनुच्छेद है उसके में बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष की बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का उनका मौलिक अधिकार है। और 51 काल में जो मौलिक कर्तव्य बताया गया है उसमें प्रत्येक अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। अनुच्छेद 45 में बताया गया है कि उसमें राज्य को सलाह दी गई है। अनुच्छेद 45 में बताया गया नीति निर्देशक तत्वों के अंदर राज्य को सलाह दी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है किस वर्ष के पूर्व तक शिक्षा का दायित्व पूर्णतः राज्यों पर था? अब देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, हम सारे क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं, यहाँ लिखे नहीं है हमने। 1976 के पूर्व तक जो शिक्षा का दायित्व था वो किसके ऊपर था? राज्य के ऊपर था। जब संविधान बना था, यहाँ से क्वेश्चन है कि जब संविधान बना था उस समय शिक्षा का दायित्व किस पर था? तो शिक्षा का दायित्व किस पर था? राज्यों पर था। प्रारंभिक अवस्था में जब संविधान बना था तो शिक्षा को कौन सी अनुसूची में रखा गया था? कौन सी सूची में रखा गया था? तो शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया था? राज्य सूची में रखा गया था। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया था? शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था 1976 ईस्वी में रखा गया था। शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के बाद रखा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के बाद इसको समवर्ती सूची में रखा गया था। हमने जो पेपर फर्स्ट की वीडियो दिया है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आपके हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। वो भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, वो आप ज़रूर देखिएगा। जितनी वीडियो हम आपको दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी मेहनत करके हम छाट के आपके लिए क्वेश्चन बना रहे हैं, तो ये आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। नेक्स्ट है 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्रवाई कार्यक्रम को किस वर्ष अद्यतन किया था? मतलब 1986 में जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उसके बाद जब सरकार बदल गई तो फिर से उसकी समीक्षा की गई। ये हुआ कि ये 86 की जो शिक्षा नीति सही नहीं है, इसको दूसरी लागू की जाए। फिर एक समीक्षा हुई, तब तक फिर से सरकार बदल गई, फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई, तो उन्होंने जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसी को आगे लागू कर दिया। अद्यतन मतलब आगे लागू कर दिया। तो यहाँ पे कब 1992 है, 52 नहीं है, 1992 है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा 1952। नेक्स्ट है प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा NCERT द्वारा किस वर्ष तैयार की गई थी? 1988 में तैयार की गई थी। अगला प्रश्न है विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा NCERT के द्वारा कब तैयार की गई? तो कब तैयार करी? 2000 में, सन 2000 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज किस शैक्षिक संस्था द्वारा तैयार किया गया था? तो किस तैयार किया गया था? NCERT द्वारा। अगला प्रश्न है वर्ष 1992 में राष्ट्रीय सलाहकार समिति की नियुक्ति की गई, किसके द्वारा की गई थी? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 1992 में राष्ट्रीय सलाहकार समिति की नियुक्ति की गई थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है वर्ष 1992 में गठित राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। नेक्स्ट है आपका इन्होंने बिना बोझ की शिक्षा या बिना बैग की शिक्षा पर जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार लाने संबंधी सुझाव किस समिति ने दिया था? तो किसने दिया था? प्रोफेसर यशपाल समिति ने। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थापना की गई थी जुलाई 1952 में, किसके द्वारा? जुलाई 1952 में की गई थी। नेक्स्ट है भारत में स्थित 15 सैनिक स्कूलों को किस वर्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जोड़ा गया?
1668 से 59 में, 1668 से 69 में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना को किसके सुझाव पर कार्यान्वित किया गया? द्वितीय वेतन आयोग था, उसके सुझाव पर केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना पर काम किया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्यालय का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक जिले में स्थापित कम से कम एक सह शिक्षा आवासीय विद्यालयों को किस नाम से जाना जाता है? तो नवोदय विद्यालय के नाम से जाना जाता है। नवोदय विद्यालय मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में जो मेधावी छात्र हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए खोले गए थे। और नवोदय विद्यालय आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा मिलेंगे। नवोदय विद्यालय का संचालन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? नवोदय विद्यालय समिति द्वारा। और जो नवोदय विद्यालय होते हैं इनको आवासीय विद्यालय भी कहते हैं। अगला प्रश्न, नवोदय विद्यालय समिति किसके अंतर्गत एक स्वच्छ संस्था है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का स्वच्छ संस्था है। अगला प्रश्न, देश का पहला खुला विद्यालय किस वर्ष खोला गया? तो 1979 में खोला गया था, 1979 ईस्वी में खोला गया था। अगला प्रश्न है, देश का पहला मुक्त विद्यालय कहाँ पर खोला गया? तो कहाँ पे खोला गया था? दिल्ली में। पहला मुक्त विद्यालय दिल्ली में खोला गया था। देश का मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ खो गया था? वो आंध्र प्रदेश में खोला गया था, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई 1942 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1973 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, NCTE का संवैधानिक संस्था के रूप में कब स्थापित किया गया था? 1993 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन संस्थान NEPA की स्थापना यूनेस्को के तहत कब स्थापित किया गया था? तो 1962 में किया गया था। तब ये भारत सरकार ने संस्थान को राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन संस्थान का नाम दिया गया। 1 मई 1979 ईस्वी को दिया गया था। तो भारत सरकार ने संस्थान को राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन और प्रशासन संस्थान का नाम दिया 1 मई 1979 में। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आई होप तो आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।